वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 की गणित का पेपर। और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रश्नावली से हम इसमें देखेंगे। तो ये आपका पूरा ठीक है सिलेबस है। इसमें आपके जो ये आपके पेपर दे रखे, इसके बाद में हम देखते हैं इसमें आपके जो पूरे प्रश्न है वो किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके इसमें कि एक तो आपको किन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और इन संख्याओं का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल तो आप आसानी से गुणनखंड करके ज्ञात कर लेंगे। फिर इनका आपको दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये दशमलव प्रसार मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था, तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखनी है। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय है। फिर आपको इसमें से बताने की कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय। तो देखो इसमें जो संख्या है वो 2 माइनस √5 ये तो है अपरिमेय, ये है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो √23 से √23 कट जाएंगे, 3 बचेंगे, तो ये परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या। √7 से √7 कटेंगे तो इसमें 2/7 बचेगा, ये भी परिमेय संख्या है। और 1/√2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। एक होता है पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, चाहे इसके साथ में 2 लगा दो, 3 लगा दो, 10 लगा दो, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर आपको इसमें सरल करना है तो इसको गुणा करके इसमें हल कर लेना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी 90वां सवाल। और ये मैंने पूरा आपको जो वीडियो में समझा रखा है, एक वीडियो बनाया था आज मैंने, तो वहाँ पे इसको मैंने पूरा समझाया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, आपने देख लिया होगा ये वीडियो। और फिर आपके अगली प्रश्नावली है दूसरी बहुपद वाली प्रश्नावली है कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो जिसकी घात अगर पूर्ण संख्या है, बहुपद की घात अगर पूर्ण संख्या है तब तो वो बहुपद होगा। और अगर इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, ठीक है, बट्टे में आ जाए, तब हम इसको कहेंगे वो इसकी बहुपद नहीं है। तो घात अगर पूरी पूरी संख्या है तब तो बहुपद होगा। ये देखो 4x² - 3x + 7, घात इसकी कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये बहुपद है। ये देखो चर की घात कितनी है, y की घात 2 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। ये देखो इसमें तीसरा सवाल 3√t, तो देखो √t इसका मतलब कितना होता है, t की घात 1/2। इस अंडर का मतलब होता है 1/2। घात देखो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, तो एक तो तीसरा बहुपद नहीं है। फिर आपकी ये y और माइनस y 2/y, ये y ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो ये भी आपके बहुपद नहीं है। फिर आपको गुणांक देखना है। गुणांक में गुणा वाली संख्या होती है, तो x² का गुणांक पूछे तो x² के गुणा में क्या क्या संख्या है। तो देखो इसमें x² के गुणा में क्या है, केवल 1 है, तो इसमें हो जाएगा 1। इसमें क्या है, तो इसमें माइनस का 1। इसमें x² का गुणांक ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर तीसरे में आपको बहुपद की घात बतानी। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में जो चर होता है उस चर की सबसे ज़्यादा घात बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगी 0, और यहाँ पे हो जाएगी 1, और यहाँ पे हो जाएगी 3। तो ये बहुपद की घात कहलाती है। फिर आपको ये इस बहुपद में प्रत्येक के लिए 0 पर, 1 पर और 2 पर मान ज्ञात करना है, ये आप कर लेंगे। x बराबर y बराबर जो भी दे रखा है वहाँ पे आपको 0, 1 और 2 रख के सवाल को 3 बार करना है। एक एक सवाल को 3 बार करना है, यानी कि टोटल इसको 12 बार करना है। तो इनमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। फिर आपके ये डायरेक्ट सेंसफल ज्ञात करना है, तो इसमें x बराबर ये x + 1 इसको बराबर में 0 लिखना, और x बराबर हो जाएगा -1। तो x बराबर -1 लिख के इसमें मान ज्ञात करेंगे, वही अपना सेंसफल होगा। अगला प्रश्न है फिर आपके इसमें ये कि ये x + 1 किस बहुपद का गुणनखंड है, ज्ञात करना है। तो देखो ये अगर बहुपद का गुणनखंड होगा तो इसमें इसका सेंसफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर x + 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर हो जाएगा -1। जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखना, इस वाले सवाल में -1 रखेंगे। और इसका उत्तर अगर 0 आता है तब तो वो उसका गुणनखंड है, और इसका उत्तर 0 नहीं आता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। फिर आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करें, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आएगा ही आएगा, देख लेना, इनको अच्छी तरीके से कर लेना। ये आपसे हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चारों सवाल है इनमें से आपके 2 सवाल आपके पेपर में छपेंगे। तो इम्पोर्टेंट आपके एक तो ये रहा आपके, ठीक है, ये 12 वाला, और एक ये आपके x वाला, ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इम्पोर्टेंट, इनको भी देख के जाना। फिर आपकी अगली प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपके ये प्रश्नों के उत्तर देने कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो क्षैतिज रेखा जो आड़ी रेखा होती है उसको क्षैतिज कहते हैं, उसको x अक्ष कहते हैं। खड़ी रेखा को y अक्ष कहते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं।
दो रेखाओं द्वारा बने प्रत्येक भाग का नाम, तो ये 4 चतुर्थांश बनते हैं, प्रथम, द्वितीय, ये हो जाएगा तृतीय और ये हो जाएगा चतुर्थ। तीसरा प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ प्रतिच्छेद करी, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ओ निर्देशांक 0,0, याद कर लेना, परीक्षा में पूछेंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न, इसमें स्थिति आपको निर्देशांक देखने, बी के निर्देशांक, ये रहा बी। तो यहाँ पे बी देखो, एक्स का मान लिखते फिर बाद में वाई का, तो यहाँ हो जाएगा -5 और -2, -5 और +2, -2 नहीं, वाई का मान +2 है। और फिर आपके सी के निर्देशांक, तो सी यहाँ पे रहा, ये एक्स भी माइनस में, एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो ये हो जाएगा 5 -5। फिर आपके ये बिंदु बताने की -3, -5 कहाँ पे है, तो -3 एक्स का मान, -5 वाई का मान, ये यहाँ पे ई आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे ई। -2 प्लस के और -4, 2 प्लस के और -4, ये कहाँ पे है, तो एक्स का मान तो 2 और वाई का मान माइनस में, यानी कि जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। डी का भुज लिखना है, डी का भुज यानी कि डी में एक्स का मान, भुज कहते हैं एक्स के मान को, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना है 6, तो डी का भुज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बिंदु एच की कोटि, तो ये एच रहा, एच में वाई का मान कितना है -3, तो वाई के मान को कोटि कहते हैं, ये वाई का मान रहा, तो यहाँ पे वाई की कोटि कितनी, इसमें एच की कोटि कितनी हो जाएगी -3। एल के निर्देशांक, तो एल कहाँ पे रहा, ये बिंदु एल, तो बिंदु एल जो है वो आपके, इसमें एल छपा नहीं, बाकी या तो एक्स अक्ष पे होगा या फिर ये वाई अक्ष पे होगा। हम एम का निर्देशांक देख लेते हैं इसमें, जैसे ये एम है, ये एम -3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। वो एल किसी न किसी वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, वाई होता है, ध्यान रखना है। फिर आपको इनको कार्तीय तल के रूप में निर्देशित करना है, तो ग्राफ बना के इसको इस प्रकार से बिंदु लगा लेना, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे। और फिर आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे आपको ABC का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तो देखो A का मान कितना है, A का मान हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी जो तुलना करनी है उसको इसके साथ में करनी है, AX + BY + C = 0। तो A, B और C, जो X के साथ में वो A है, B के साथ में वो Y है, Y के साथ में वो B है, और बिना XY का है वो C है। तो यहाँ पे A तो हो जाएगा 2, B हो जाएगा यहाँ पे 3 और C हो जाएगा -4.37। ठीक है, ये 2, 3 और -4.37, ए वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। फिर आपके दूसरा प्रश्न है, इसमें x - 4 - y, इसमें आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तो हो जाएगा, a का मान तो हो जाएगा इसमें 1, और b का मान इसमें -1 होगा, क्योंकि ये y है यहाँ पे माइनस में, और c का मान यहाँ पे -4, तो ये हो जाएगा आपके 1 - 1 और -4, तो ए वाला उत्तर अपने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके कि समीकरण का, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो इसमें आपको इसका ABC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन सभी में आपको ABC का मान निकालना है, जैसे हमने ऊपर ज्ञात किया वैसे इसमें हल करना है। और यहाँ पे आपको x और y के ऐसे मान लिखने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो मान रखने पर 12 आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाए, इस प्रकार से आपको करना है। इसके आपको एक ग्राफ खींचना है, तो देखो x और y का मान यहाँ पे ऐसा रखना है जिनको जोड़े तो 7 आ जाए, तो 2 और 5 रख देना, ठीक है, 3 और 4 रख देना, 5 और 2 रख देना, 1 और 6, 6 और 1, इनको जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, तो और x और y का मान करे जिसको हम देखेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसका आपको ग्राफ खींचना है। इसी प्रकार से x + y का भी ग्राफ, x - y = 2 का भी ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ भी आपको बना लेना है। फिर आपकी अगली प्रश्नावली यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, ये आपको नहीं देखनी है। रेखा और कोण, रेखा और कोण में आपको एक तो देखना है संरेख बिंदु। 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में स्थित हैं तो उनको हम संरेख बिंदु कहते हैं, लेकिन तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित नहीं है तो उनको हम असंरेख बिंदु कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला आकृति, दो बिंदुओं को सीधा मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। समकोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो आपके, समकोण 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण, या 90 से अधिक वाला अधिक कोण होता है। 180 वाला सरल कोण ऋजु कोण होता है, 90 डिग्री का समकोण होता है। इनमें से आपके एक प्रश्न फिक्स आएगा। अधिक, इनकी परिभाषा देनी, तो अधिक कोण में ऐसा कोण जिसका मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, इसको ऋजु कोण कहते हैं। और ये प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 2 समकोण से तो अधिक और 4 समकोण से कम होता है, उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी कि जिसका मान 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं।
अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर, जो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं कहीं पे भी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं वो अप्रतिच्छेदी, इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। फिर आपके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो देखो एक सरल रेखा है ये, यहाँ पे अगर 50 है तो इसमें 180 से घटा लेना, यहाँ पे आ जाएगा 130, तो एक्स का मान तो आ जाएगा 130, और ये 130 है तो ये वाला भी 130 होगा, क्योंकि इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। जहाँ पे जेड बन रहा है तो जेड में जो कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। जेड में जो एक्स और वाई बराबर होंगे, ये अगर 130 है तो ये वाला भी 130 ही होगा। और वैसे ये भी इधर भी देख लो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये यहाँ पे 130 है तो इधर वाला भी 130 ही होगा। किसी भी प्रकार से हम एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर आपको इसमें इसमें भी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो ये पहले हम इस वाले से हम ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। ये एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके वाई और 50, इन दोनों की जोड़ 127 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 77 हो जाएगा 77, तो इसका मान 77 हो जाएगा। 180 में से 127 को घटाएंगे तो ये वाला पास वाला आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो एक्स का मान भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके प्रश्न आ सकता है ये, 180 डिग्री कर देना। फिर बाकी के आपके काम के नहीं इतने। त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। बाकी आप इसमें लिख सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है, तो उसको 4। कितने सर्वांगसम त्रिभुज में, 4। समांतर चतुर्भुज को स्पष्ट करना है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती है। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण उसमें बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। फिर बाकी आपको परिभाषा लिखनी है आयत की, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। चारों ही भुजा बराबर होती है तो उसको हम वर्ग कहते हैं, और चारों ही कोण भी बराबर होते हैं, विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और फिर आपको ये चतुर्भुज के अनुपात दे के चारों कोण ज्ञात करना, तो इन चारों की जोड़ करके इनके साथ में x लगा के और चारों की जोड़ कर लेना, और फिर 360 में भाग दे देना, तो x का मान आ जाएगा। फिर x को इन सभी से गुणा करके चारों कोणों का मान निकाल लेना। अगली प्रश्नावली आपके समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो इसमें तो कोई खास है नहीं, वृत्त वाली भी अपने है नहीं। फिर इसमें अगली प्रश्नावली जो है वो आपके रचना वाली। देखो रचना वाली इंपॉर्टेंट प्रश्नावली आपके, इसमें आपको एक तो देखनी है 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 120 का कोण, 45 का कोण, 30 का कोण, 15 का कोण और 22.5 का कोण। इनकी कोण की रचना आपको करनी है। इसके अलावा इन कोणों की रचना करके इनको वापस समद्विभाजन करना है। प्रकार की सहायता से 75, 105, 135 को बनाना है, फिर इनको वापस बराबर भागों में बांट देना है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका प्रत्येक भुजा 6 सेमी। आसान है ये तो, 6 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेना, ए और बी नाम दे देना इनको, और प्रकार को 6 सेमी खोल के वापस एक चाप ए पर रख के ऊपर काट देना, बी पर रख के वापस दूसरा का चाप इस प्रकार से काट देना और उसको सी नाम दे देना। ए को सी से, बी को सी से मिलान कर लेना, त्रिभुज एबीसी की रचना हो जाएगी। रेखाखंड का समद्विभाजन करना है तो आसान है, 6 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेना, ए और बी नाम दे देना। जब भी इसको आधा करना हो, बराबर भागों में बांटना हो, तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना। 6 सेमी का है तो आप आधा कितना होता है 3, आप 4 खोल लेना, प्रकार को ए पर रखना, ऊपर चाप काट देना, वापस ए से ही नीचे चाप काट देना। वैसे ही प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना है, वापस बी पे रखना है, एक चाप ऊपर और एक चाप वापस नीचे काट के दोनों को मिलान कर लेना है। यहाँ पे एम नाम दे देना है, ये ए एम और एम बी ये दोनों बराबर भागों में हो जाएंगी, इधर 3 और इधर भी 3। इसी प्रकार बाकी भी कर लेना। त्रिभुज की रचना इनमें से आपके 100% आएगी, तो आप किसी एक त्रिभुज को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो ये त्रिभुज हैं। बाकी हीरोन का सूत्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हीरोन का सूत्र लंबाई मापने का मात्रक नहीं है, तो देखो इसमें मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन किलोग्राम नहीं होता है। किलोग्राम तो वजन मापने का काम आता है, बार मापता है। क्षेत्रफल मापने का मात्रक क्या है, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली जो वो क्षेत्रफल मापने का काम आता है।
एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, परिमाप ज्ञात करना है, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई करके कर लेना। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई 5 है, तो 5 से 10 15 हो गए, 15 को 2 से गुणा कर लो 30 हो जाएगा, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हीरोन का सूत्र पूछा है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, आपको एस लिखना है पहले तो, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और फिर आपको एक सूत्र लिखना है हीरोन का, एस कोष्ठक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों परिमाप को 2 से विभाजित कर दो। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी है 10, 5 और 8, हीरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेना है तो हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं और इसका परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप इन्होंने दे रखा है, तो ये एस का मान दे रखा है, तो एस बराबर ये हो जाएगा 2 20 प्लस 30, और तीसरी भुजा में ज्ञात करनी है सी, और बट्टे में आ जाएगा 2, और ये कितना दे रखा है एस, ये आपके दे रखा है 40, तो यहाँ 40 को 2 से गुणा कर लेना 80, और ये 50 हो जाएंगे, और 50 को 80 में से घटा लेना, तो इसका मान भी 30 आ जाएगा, सी का मान 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 लिख लेना, और फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के हल कर लेना। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। जब भी परिमाप पूछे तो तीनों की जोड़ कर लेना, 10 20 30 और 30 60 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अगला सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2LB BH और HL, 2LB BH और HL, डी वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। एक घन की भुजा ए है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर होगा। वैसे ये भी सही है, इसमें 6 ए स्क्वायर दोनों सही है इसमें। घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सीधा सूत्र लगेगा, आप इसको जो कर लेना। घन की भुजा 5 सेमी, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू 5 का स्क्वायर कर देना, 25 को 6 से गुणा करेंगे 150 उत्तर आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 150। और बेलन का आधार का परिमाप किसके बराबर होता है, तो बेलन का आधार जो होता है वो आयत के परिमाप के बराबर होता है। एक मिनट रुकना, बेलन का आधार पूछा है, तो बेलन का जो आधार है वो वृत्त के परिमाप के बराबर होता है, इसके परिमाप के बराबर होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एच इसकी ऊंचाई है, तो वो हो जाएगा 2πr² h, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसमें रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें, यदि एक बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और उसकी त्रिज्या 5 सेमी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो सूत्र लगाना है 2πrh, और एक लगाना है आपको 2πr h प्लस r। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपके πrl, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, और फिर आपके जो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय पूछे तो 2πrl प्लस r हो जाएगा, 2πrl प्लस r हो जाएगा। फिर इसमें आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, πr²। अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr²। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² है, ये 2πr² इसका वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का, संपूर्ण पृष्ठीय अर्धगोले का 3πr²। 7 सेमी, ये तो इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें तैयार कर लेना इसको, 7 सेमी वाले को, और 21 सेमी वाला भी, 7 और 21 दोनों इसमें आएंगे आपके। पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई एल, चौड़ाई बी और एच ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, LBH, क्या होगा LBH, लंबा इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, डी इसका तो करेक्ट आंसर है। घन की भुजा है, तो आयतन क्या होगा, 1/3 भुजा क्यूब, डी वाला इसमें सही हो जाएगा। घनाभ का आयतन 30 सेमी है, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसमें भाग दे देना, 5 इंटू 3 का 15 और 2 इसकी ऊंचाई आ जाएगी। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है, तो 5 का क्यूब कर देना, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h, ये बेलन का आयतन होता है। फिर आपकी किसी बेलन की त्रिज्या दे रखी है इसमें, और इसका आयतन दे रखा है, उसका बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपके आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³।
अगला क्वेश्चन है आपके इसमें, अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र ये दे रखा है 2/3 πr³। सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है, न्यूनतम प्राप्तांक 25 से अधिकतम 95। परिसर ज्ञात करना, तो परिसर जब भी ज्ञात करना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो 95 में से आप 20 को घटाएंगे, 25 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ये, और ये 70 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें 70। परिसर का मतलब अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाना होता है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। इसमें आपको बारंबारता सारणी के रूप में बताना, ये आप कर लेंगे। सिक्के उछाले गए, 0 1 2 3 आए, तो इसको भी आप भेजो। 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, ठीक है, लिख लेना। इसकी आप बारंबारता सारणी बना लेंगे। इसी प्रकार से इसकी भी आप बारंबारता सारणी बना लेना। इसमें वर्ग बना लेना, ठीक है, 0 से 10 तक, ठीक है, 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक। लेकिन ये 5 लेना, वर्ग अंतराल 5 लेना, तो 0 से 5 ले लेना, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार से 5 वर्गों का आपको जिसमें बना लेना है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, इसका आपको दंड आलेख बनाना है, आयत चित्र। तो एक तरफ आप ले लेना वर्ग, एक तरफ बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इधर संख्या ले लेना 5, 10, 15, 20, 25। इनको जिस प्रकार से मिलान करके ये आपके आयत चित्र बन जाएगा। आपको इनका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तीनों को जोड़ लेना और 3 का भाग दे देना, ठीक है। ये 500, 1000, 1000 में 3 का भाग दे देना, माध्य आ जाएगा। बहुलक माध्य ज्ञात करना है, तो इनको गिनती के रूप में लिख के बीच की जो संख्या आएगी वो अपना माध्यक हो जाएगी। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो अपना बहुलक है, 4 आएगा इसका बहुलक, 4 सबसे अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। वर्ग चिन्ह किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा या निम्न सीमा और बट्टे में 2 लिख लेते हैं। ये फुटबॉल टीम 10 मैचों में गोल किए, तो इसका माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य तो हो जाएगा, इन सबकी जोड़ करके जितनी संख्या 10 का भाग दे दो। माध्यक गिनती वाइज लिख के बीच की संख्या देख लेना, और बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया वो अपना बहुलक है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, तो देख लो इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो 4 अपना बहुलक हो जाएगा। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, माध्य दे रखा है, तो इन सब की जोड़ करके x का मान इसमें ज्ञात कर लेना। फिर आपको इनका परिसर ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। बारंबारता बहुभुज की रचना करनी, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह से वर्ग ले लेना, इस तरह बारंबारता, फिर आपकी जो बहुभुज की रचना इस प्रकार से करनी है। प्रायिकता वाली प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है आपके। तो प्रायिकता में एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रायिकता कितनी आएगी। अच्छा, संभवतः प्रायिकता जो होगी, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रायिकता, ये कुछ संभवतः प्रायिकता जो है उसमें दो परिणाम आएंगे, प्रायिकता नहीं परिणाम। संभवतः परिणाम कितने होंगे, तो 2 परिणाम होंगे, हेड और टेल। एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है, चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो चित आने की प्रायिकता 45/100, 45/100, और पट आने की प्रायिकता 55/100। 5 के पार से इनको काट लेना, आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें कि क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती हैं। चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो 6 बार चौका लगा रही, तो 30 में से 6 को घटा लो, 24 बार चौका नहीं मारेगी, तो 24/30 उत्तर हो जाएगा। काट लेना, 6 के पार से कट जाएंगे, 4/5 उत्तर हो जाएगा। ये परिवार 2 बच्चों में दोनों लड़की होने की प्रायिकता, ये सारी संख्या दे रखी है, इसमें अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम वाला कर लेना। सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, 40 बार चित और 6 बार पट आता है। पटाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, 40 बार नहीं, ये 4 बार है। 10 बार ही उछाल रहे, तो 40 बार कैसे आएगा, तो 4 और 6 10। तो इसमें पटाने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो पट के तो इसमें आ जाएंगे 6/10, 2 के पार से काट दो इनको, 3/5। फिर आपके ये वाला प्रश्न, तो इनको आप जो अच्छी तरीके से देख लेना। ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार जरूर इन प्रश्नों को देख लेना, आपके जो काफ़ी प्रश्न हैं जो पेपर में सही हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करना।